नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले 2-3 वर्षों से जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान को अपना खुद का एक साथी मिल गया है एंड दैट इज टर्की। टर्की ने ज्वाइन कर लिया है FATF की ग्रे लिस्ट और यहां पर वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। जैसा कि आप देख सकते हो, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट, टर्की न्यू एंट्रेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी FATF की, उसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया, क्या कारण है जिसकी वजह से जो टर्की है उसको भी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, और एक्चुअल में ये FATF की ग्रे लिस्ट होती क्या है, इस समय कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। FATF आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी मेन जिम्मेदारी होती है कि विश्व भर में अगर कोई काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म से रिलेटेड किसी चीज की फाइनेंसिंग की जा रही है या फिर किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, इन दोनों चीजों के ऊपर निगाहें रखना और यहां पर कोशिश करना कि जो देश हैं उसको अलग अलग कानून के तहत इसको खत्म करने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा देश है जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, तो यहां पर उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो उसको फाइनली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो यहां पर क्या हुआ है कि FATF की जो मीटिंग होती है वो 3 बार होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लेनरी मीटिंग इसको कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि FATF ने जो टर्की है उसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। मतलब कि टर्की के ऊपर खतरा बढ़ गया है कि अगर वो कानून नहीं बनाएगा, अगर चीजों को नहीं मानेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अब ये इस्लामाबाद के लिए अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अंकारा मतलब कि जो टर्की है वो काफी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कि उसको ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। लेकिन यहां पर खुद जो टर्की है वो अपने आप ही ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जॉर्डन और माली, ये जो 2 देश हैं, उनको भी ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है। इसकी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान आपको पता ही है, पड़ोसी मुल्क है हमारा। इसके अलावा यहां पर टर्की आप देख सकते हो, कुछ हिस्सा आपको यूरोप में मिलेगा और ज्यादातर हिस्सा एशिया के अंदर है। और मिडिल ईस्ट में ही एक देश है यहां पर जॉर्डन। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यहां पर भी कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, तो जॉर्डन को भी डाल दिया गया। और अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में आप देखिए यहां पर एक बड़ा सा देश है, ये माली आप देख सकते हो, इसको भी डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो 3 नए देशों को शामिल किया गया है इस बार। अब देखिए इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया भाई FATF के प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। तो मार्कस प्लेयर के द्वारा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया पेरिस से। इसकी हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। और बेसिकली क्या होता है ना, ये एक सेशन होता है जिसको प्लेनरी सेशन कहते हैं, और 1 साल के अंदर 3 बार ये सेशन होता है, एक फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। तो ये अक्टूबर वाला सेशन हुआ था और यहां पर ही डिसाइड किया गया। ये एक प्रकार का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। इसके अंदर टोटल 39 मेंबर्स आपको मिलेंगे और वोटिंग के माध्यम से या फिर आपस में चर्चा करके डिसाइड किया जाता है कि किस देश को ग्रे लिस्ट में रखना है, किसको निकालना है या फिर ब्लैक लिस्ट में रखना है। तो अब सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को क्यों कंटिन्यू किया गया है। देखिए पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों से यहां पर बना हुआ है, लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान काफी ज्यादा कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। अब देखिए ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो FDI है, जो निवेश है, उस देश के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि लोग कतराएंगे, लोगों को लगेगा कि वहां पर टेररिज्म का खतरा है, प्रॉब्लम्स है, तो लोग निवेश नहीं करना चाहेंगे आपके देश में। और पाकिस्तान आपको पता है ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से यहां पर गुजर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, और वो लगातार अगर ग्रे लिस्ट में बना रहा तो यहां पर उसको फर्दर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि उसको लेकर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। मतलब पाकिस्तान चाहता तो था कि उसको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, लेकिन पिछला वाला जो सेशन हुआ था उसमें ही बोल दिया गया था कि पाकिस्तान ने करीब 34 एक्शन में से 30 एक्शंस कंप्लीट कर लिया है। अभी भी कुछ उसको एक्शंस है जो कंप्लीट करने हैं, जैसे कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है टेररिज्म के खिलाफ। जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना है। फाइनेंसिंग जो की जाती है उसको रोकने की कोशिश करनी है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कर पाता है तब तो उसको ग्रे लिस्ट में हटाया जाएगा, अदरवाइज वो ग्रे लिस्ट में लगातार बना रहेगा। और इसका मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं कि इससे नुकसान क्या होता है। देखिए जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, इसकी वजह से करीब $30 बिलियन का बताया जाता है कि इसको लॉस हुआ है। मतलब $30 बिलियन उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, क्योंकि निवेश नहीं आ रहा था। अगर वो नहीं होता ग्रे लिस्ट में तो $30 बिलियन कुछ ना कुछ आप कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर आता, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती थी। अब हम आते हैं टर्की के ऊपर, कि ये क्वेश्चन ये आता है कि टर्की जैसा देश
क्या इसको ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया? तो देखिए यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो टर्की छोड़कर जा चुके हैं, वो टर्की के अंदर निवेश नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की हम चर्चा करते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि सरकार एक तरफ है जो कि फिस्कल पॉलिसी बनाती है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मनी की सप्लाई है, डिमांड है, क्या है, उन सारी चीजों को, रेपो रेट, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़नी चाहिए, आरबीआई के ऊपर छोड़नी चाहिए। तो ये दोनों का सेपरेशन जरूरी होता है। लेकिन टर्की के अंदर रिसेंटली देखने को मिला कि यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था वहां की मॉनेटरी पॉलिसी में, मतलब वहां की सेंट्रल बैंक के अंदर। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए पसंद नहीं करते हैं इसको, तो इसी की वजह से इन्वेस्टर्स वहां पर छोड़कर जा रहे हैं। डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिला है। वहां की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, जैसे हमारे यहां पर रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत तेजी से बढ़ा है, $600 बिलियन से ऊपर हो चुका है रिजर्व, वहां पर काफी हद तक ये कम हो चुका है। इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि जो सरकार या फिर बिजनेसेस बॉन्ड निकालते हैं उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तो खरीदते हैं। तो टर्की के अंदर ये देखने को मिला है 5 साल पहले 25% ओनरशिप फॉरेन निवेशकों की थी, अब ये घटकर सिर्फ 5% रह गई है। उनकी जो करेंसी है टर्किश लीरा, इसकी वैल्यू 2/3 से भी ज्यादा गिर चुकी है। तो इन्हीं सब चीजों से आप समझ सकते हो कि इस समय इकोनॉमिकली टर्की बहुत ज्यादा मुसीबत में जाते जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टर्की ने कुछ ऐसे कानून लाए हैं, यहां पर कुछ ऐसे लेजिस्लेशन को पास किया गया है वहां की पार्लियामेंट से, जिसकी वजह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनको प्रॉब्लम किया जा सकता है। ये आप देख सकते हो यहां पर पिछले साल का ही न्यूज है, दिसंबर में टर्किश पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल ओवरसाइट लॉ, और इसी की वजह से यहां पर जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यही कहा कि काफी ज्यादा परेशान किया जा सकता है वहां के जो एनजीओज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, इसी की वजह से यहां पर उनको डाला जा रहा है। लेकिन टर्की ने यहां पर हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट दिया है कि वो इसके प्रति काम करेगा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो कानून है उसको लेकर आएगा, साथ ही साथ जो काउंटर टेररिज्म होता है उससे रिलेटेड काम करेगा। ये यहां पर प्रॉमिस किया गया है, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है, लेकिन टर्की इसकी वजह से इसके अंदर डाल दिया गया। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रिसेंटली पूरे विश्व के अंदर जिसकी बहुत चर्चा हुई है पिछले 3-4 महीनों से, वो है आपका अफगानिस्तान। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान ना तो ग्रे लिस्ट के अंदर है ना तो ब्लैक लिस्ट के अंदर है, लेकिन इस बार का जो सेशन हुआ था प्लेनरी सेशन एफएटीएफ का, उसमें डेफिनेटली चर्चा हुआ कि अफगानिस्तान का अब क्या होगा, क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब देश को चला रहा है। तो क्या अफगानिस्तान को ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए? देखिए यहां पर पहली बार ये मीटिंग हुई है आफ्टर तालिबान टुक ओवर, तो अभी के लिए इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि अफगानिस्तान को हम इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं। अभी देखना होगा आगे चलकर कि किस तरह से तालिबान रूल करता है, क्या वो अपने जमीन के ऊपर जो टेररिज्म है उसको पनाह देता है, उसको बढ़ावा देता है, ये सारी चीजें आगे समय में बताएंगी। और इसीलिए एफएटीएफ ने कहा है कि जो रिसेंटली रेजोल्यूशन, आपको पता होगा जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था 1 महीने के लिए, वो भारत था अगस्त के महीने में, तो उस समय एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूएनएससी के द्वारा 2593। इसके तहत क्लियरली बोला गया था कि जो अफगानिस्तान है वो अपनी टेरिटरी को यहां पर यूज नहीं करने देगा, टेररिज्म से रिलेटेड चीजों के ऊपर दूसरे देशों को थ्रेट नहीं पहुंचाएगा। तो अगर ये सारी चीजें तालिबान नहीं मानता है तब तो डेफिनेटली उसको ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा आगे चलकर, लेकिन अभी के लिए नहीं डाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आखिरी में क्वेश्चन आता है कि ग्रे लिस्ट के अंदर अब टोटल कितने मेंबर बचे हैं। देखिए ग्रे लिस्ट के अंदर अभी आप देखोगे तो 23 मेंबर्स हो गए हैं। पहले क्या था, इस मीटिंग के पहले आप देखिए तो सिर्फ 22 देश हुआ करते थे, जिसके अंदर अल्बेनिया, मोरक्को, सीरिया, साउथ सुडान, यमन, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से 22 देशों में से क्या हुआ कि मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोत्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है और 3 नए देशों को ऐड किया गया। मैंने आपको बताया ना, माली, जॉर्डन और टर्की। तो इसकी वजह से अब टोटल 23 कंट्रीज हो गए हैं पाकिस्तान वगैरह के साथ मिलकर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में। जहां तक ब्लैक लिस्ट की बात है, ध्यान रखिएगा सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया, यही जो 2 देश हैं वो ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। तो ये पूरा मामला है। जाने से पहले जल्दी से मैं आपको एफएटीएफ के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जैसा मैं आपको बताया था कि एक ग्लोबल वॉचडॉग बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2 चीजों के ऊपर ध्यान देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और टेरर फाइनेंसिंग ना हो। यही 2 मेन काम होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मैंने आपको बताया बहुत सारे देशों की सरकारें मिलकर इसके मेंबर्स हैं। टोटल 39 मेंबर्स हैं, लेकिन इसको बनाया गया था पहली बार 1989 में। G7 की समिट हुई थी पेरिस के अंदर। G7 आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप आप
आप कह सकते हो विकसित देशों का ग्रुप है। तो 1989 में इन लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया था और आगे चलकर इसके अंदर 16 मेंबर हुआ करते थे। फिर 1992 में आप देख सकते हो 28 मेंबर्स हुए, 2000 आते आते 31 मेंबर्स हुए और अब जाकर 39 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जिसमें भारत भी है। जी हाँ, भारत भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। और ये साल में 3 बार मिलता है जैसे मैंने आपको बताया था, और इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो देखते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था FATF और ये टर्की क्यों ज्वाइन हुआ, क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बोला कि माली को भी ऐड किया गया है, तो माली की अगर आपको इतिहास पता है तो आई एम श्योर कि ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्या बता सकते हैं कि माली का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।